अच्छा भाई, एक साहब की सैलरी पर मंथ है 1 लाख रुपया और बातें मुकम्मल हो गई। इसका टैक्स पर मंथ है 5,000 रुपये। सैलरी पर मंथ कितनी है? अब्दुलरहमान बैठोगे तो समझ आएंगी। इसकी सैलरी कितनी है जी पर मंथ? 1 लाख। और उस पर टैक्स कितना है पर मंथ? 5,000। घर कितने लेके जाता होगा? 95,000। तो अगर एक साहब की ₹1,00,000 सैलरी है जिसमें से 5,000 उनका टैक्स कट जाता है तो घर कितने लेके जाते होंगे? 95,000। तो आज आपको पता चला कि सैलरी पर भी टैक्स कटता है। तो अगर एक साहब हैं, कहते हैं मैं पुलिस के अंदर DIG हूं और मेरी सैलरी ₹1,00,000 है, तो लाख पे 5,000 टैक्स कटा तो घर कितने लेके जाएंगे? 95,000। अगर एक साहब हैं, कहते हैं कि जी मैं कॉलेज के अंदर जो है वो QM पढ़ाता हूं और मेरी सैलरी ₹1,00,000 है, तो घर कितने लेके जाएंगे? 95,000, क्योंकि इनका एम्प्लॉयर इनकी सैलरी पे क्या डिडक्ट करेगा? टैक्स डिडक्ट करेगा। तो एम्प्लॉयर्स, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स काट के जमा कराते हैं। बिल्कुल। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे 5,000 टैक्स काट लेता है, 5,000 हुकूमत को जमा करा देता है और 95,000 किसको दे देता है? एम्प्लॉय को। क्लियर? अच्छा, इसकी साल की तनख्वाह कितनी होगी? 1,00,000, 12,00,000? 12,00,000। और क्योंकि लाख महीने की है ना, तो साल की तनख्वाह 12,00,000। और साल का टैक्स इसका 60,000। साल का टैक्स 60,000। आप मुश्किल में देख रहे हो, ग्लासेस वाले भाई फर्स्ट रो में आ जाओ। और साल का टैक्स इसका बोलें 60,000। अब आप मुझे बता दें कि अगर एक बंदा कहता है मैं साल में 12,00,000 कमा रहा हूं, ये तो महीने में है ना। अगर एक बंदा कहता है कि मैं साल में 12,00,000 कमा रहा हूं, तो 12,00,000 पे टैक्स कितना बनेगा? 60,000। यानी 5,000 ज़रब 12, 60,000। मैं डेटा ज्यूम कर रहा हूं सारा। अच्छा, अब अगली बात आपने बड़ी गौर से सुननी है। ये बंदा गया एम्प्लॉयर के पास, रेंटिव है ना, ये बंदा गया एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर से जाके रिक्वेस्ट की कि एम्प्लॉयर भाईजान, मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 12,00,000। इस 12,00,000 पे 60,000 टैक्स जो तुम काट रहे हो वो ज्यादा है, क्योंकि मेरी टोटल इनकम भी बनती है 12,00,000 और मेरे हैं बच्चे। ये देखो गाड़ी में से तुम्हें आवाजें आ रही होंगी बच्चों की मेरे, तो इसलिए मुझे माइनस करने दो डिडक्टेबल अलाउंस। मिसाल के तौर पे डिडक्टेबल अलाउंस बनता है 50,000। तो क्या 50,000 माइनस करने से इसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी? जब टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और एम्प्लॉयर उसकी इस बात से कन्विंस भी हो जाए, तो टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से इसका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो जब टैक्स इसका कम हो जाएगा तो क्या इसका साल में 60,000 टैक्स काटना चाहिए या कम टैक्स काटना चाहिए? तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की वजह से सैलरी कम, तो सैलरी कम तो टैक्स कम, तो टैक्स कम तो एम्प्लॉयर को डिडक्ट भी कम करना चाहिए। ये सारा इसने आर्गुमेंट दिया और आर्गुमेंट देने के बाद का एम्प्लॉयर तुम्हें हर महीने 5,000 नहीं काटना चाहिए या साल में 60,000 नहीं काटना चाहिए। खुदा के लिए साल में बस 58,000 तकरीबन मेरा टैक्स बनता है, वो काट लिया करो। 60,000 टैक्स काट रहे हो, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो जिस वक्त एम्प्लॉयर को उसने ये आर्गुमेंट दिए तो एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारे आर्गुमेंट तो जेन्युइन है, लेकिन लॉ मेकर ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। अब लॉ मेकर की तरफ से एम्प्लॉयर को इसकी इजाजत नहीं है। एम्प्लॉयर 12,00,000 पे ही 60,000 काटेगा। फिर एम्प्लॉय को अब करेगा क्या बेचारा एम्प्लॉय ये करेगा कि एम्प्लॉय खुद जाएगा साल के एंड पे FBR के पास और FBR को कहेगा कि मेरी इनकम थी 12,00,000, उस पर टोटल टैक्स था, उस पर टोटल इनकम भी 12,00,000 थी, डिडक्टेबल अलाउंस है, माशाल्लाह बच्चे मैंने बिठाए में, FBR भी लाया हूं, चेक करने हैं, चेक कर लो जाके गाड़ी में। तो 50,000 रुपया मेरा डिडक्टेबल अलाउंस बनता है, तो मेरी सैलरी बनती है 11,50,000। खुदा के लिए ऐसा करो कि 11,50,000 पे मेरा टैक्स मिसाल के तौर पे बनता है 58,000। तो 58,000 मेरा टैक्स बनता है और एम्प्लॉयर जालिम ने 60,000 काट लिया हुआ है। FBR कहेगा हाँ हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तो FBR उसे कितने वापस कर देगा? 2,000 का रिफंड कर देगा।
तो ये बात थी सारी। एम्प्लॉयर टैक्स काटते हुए इग्नोर कर देगा कि एम्प्लॉय के बच्चे हैं, बल्कि ये भी इग्नोर कर देगा एम्प्लॉय की शादी हुई भी है। तो एम्प्लॉयर टैक्स काटते हुए इग्नोर कर देगा कि एम्प्लॉय के बच्चे हैं, और एम्प्लॉयर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं करेगा। आप पहले इतना सा नोट करें, फिर ये बात मैंने आपको उर्दू में लिखवानी है। ये हमारा पॉइंट 5 है जो रह गया था, आज करवा रहा हूं। पॉइंट 5 पेज 71। आना जरूरी होता है या रोजाना आना जरूरी होता है? रोजाना आना जरूरी होता है या रोजाना जाके पढ़ना भी जरूरी होता है? भाई ये सीए फुल टाइम वाला काम है, ये पार्ट टाइम वाला अगर आप कर रहे हैं तो मसला है। फिर कल भी आना जरूरी है, परसों भी आना, तरसों भी आना, चौथ उससे आगे भी आना, सैटरडे तक आना जरूरी है। हाँ जी, हाँ सैटरडे के लेक्चर भी, शायद फ्राइडे के लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। हॉस्टल बंद हो रहे हैं तो किसी दोस्त वोस्त से रब्ता कर लो, वो आपको ठहरा ले अपने पास। टेस्ट होगा सैटरडे को, बिल्कुल आए आप, तो मोस्ट वेलकम। इधर देख लें कि खाला फूफा ताया वगैरह रहते हैं लाहौर में, कोई दूर के रिश्तेदार ढूंढ लें। अच्छा जी, अब आप उर्दू में लिखें, ये नोट कर लिया? बातें सुन रहे थे, बातों का बड़ा शौक है। अब उर्दू में लिखें, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहेगा कि 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस, कि 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके मेरा टैक्स काटो। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहेगा, थोड़ी सी लंबी बात है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहेगा कि 12000000 में से, आ जाए भाईजान बैठे हैं, आपने पिछली क्लास में छुट्टी की है, ये मुनासिब चीज नहीं है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहेगा कि 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके मेरा टैक्स काटो। लेकिन एम्प्लॉयर फर्स्ट रो में आ जाओ, पूरे 12 लाख पे टैक्स काटेगा। लेकिन एम्प्लॉयर पूरे 12 लाख पर टैक्स काटेगा। अब एम्प्लॉय साल के एंड पे खुद एफबीआर जाएगा। अब एम्प्लॉय साल के एंड पे खुद एफबीआर जाएगा और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके, एम्प्लॉय खुद एफबीआर जाएगा और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके कम इनकम पर कम टैक्स कैलकुलेट करवाएगा। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके कम इनकम पर कम टैक्स कैलकुलेट करवाएगा और बाकी का रिफंड ले लेगा। खत्म हुई बात। कम इनकम पर कम टैक्स कैलकुलेट करवाएगा और बाकी का रिफंड ले लेगा। जरा पढ़ें ये बात उर्दू वाली जो आपने लिखी है, समझ आ रही है? वो 12 लाख वाली।
ओके चलें जी, तो समरी क्या बनी बात की, समरी ये बनी बात की कि एम्प्लॉय ने कमाया 12 लाख, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की कि भाईजान 12 लाख पे टैक्स ना काटो, 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने दो, फिर टैक्स काटो। एम्प्लॉयर ने उसकी बात नहीं मानी और एम्प्लॉयर ने पूरे 12 लाख पे 60,000 टैक्स काट लिया। अब एम्प्लॉय साल के एंड पे एफपीआर के पास जाएगा और 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेगा, स्कूल फीस का एविडेंस देगा और एम्प्लॉय इनकम कम शो करेगा, कम शो करके टैक्स कम निकालेगा और 60,000 से तो ऑब्वियसली ये टैक्स कम आएगा क्योंकि अब 12 लाख से इनकम कम हो चुकी होगी। तो वो जो टैक्स आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा 60,000 से, बाकी टैक्स एम्प्लॉय को क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो ये 15 मिनट से हम लगे हुए हैं पॉइंट 5 पे। अब ज़रा अंग्रेज़ी पढ़ने पॉइंट 5 की, अगर अभी भी समझ नहीं आएगी अंग्रेज़ी तो मैं जा रहा हूँ। हाँ पॉइंट 5 पढ़ें ज़रा, अंग्रेज़ी समझ आ रही है? चलें अंग्रेज़ी को आसान कर लेते हैं, अंग्रेज़ी को आसान कर लेते हैं। आप ज़रा पढ़ें, समझ आ रही है? थोड़ी आसानी महसूस हुई? इसी तरह आसानी से जान निकल जाएगी नमाजी की। द अलाउंस शेल, वरना बड़ी मुश्किल से जानने, द अलाउंस शेल बी इग्नोर्ड। कौन सा अलाउंस? डिडक्टेबल। द डिडक्टेबल अलाउंस शेल बी इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर अंडर द हेड। जब टैक्स डिडक्ट हो रहा हो सैलरी पे तो डिडक्टेबल अलाउंस को इग्नोर कर दो, फिर कब कंसिडर करो? जब आप खुद एफबीआर के पास जाओ। द डिडक्टेबल अलाउंस शेल बी इग्नोर्ड, इस सेक्शन को ना लगाओ। कब ना लगाओ? फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स रिडक्शन, जब टैक्स कटने की बारी आए। कौन टैक्स काटता है? एम्प्लॉयर काटता है, और एफबीआर को तो जमा कराते हैं ना। एम्प्लॉयर टैक्स काट रहा हो, किस सैलरी, किस हेड में? सैलरी। क्लियर? ये था जी सारा। अगले सफ़े पे ये जो 2-3 टैक्स क्रेडिट हैं ये आप किसी दिन तैयार होकर आइएगा, हम फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनको ज़रा मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आ जाएं पेज 73 पे। जी मोहतरम, एक साहब का टैक्स बनता है 50 और उनका टैक्स क्रेडिट बनता है चैरिटी वाला 53। तो 2015 का ये साल है, तो मुझे बताएं ये 3 माइनस होगा इस साल? 16 में जाके अगले साल माइनस हो सकता है? नो। 14 में जाके पिछले साल माइनस हो सकता है? नो। अगर किसी का डिस्काउंट टैक्स से भी बढ़ जाए तो क्या वो डिस्काउंट रिफंड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी बैक होगा? नहीं। मिसाल के तौर पे आप प्रिंसिपल साहब के पास गए, प्रिंसिपल साहब को आपने कोई अपनी इतनी तारीफें की, इतनी अपनी तारीफें की आपने कि प्रिंसिपल साहब ने कहा भाईजान 18,000 फीस की बजाय आप ऐसा करो, आप ना ही दो बल्कि आपकी तो 19,000 भी होती तो हम माफ कर देते। तो आप ये कहेंगे चलो 1,000 मुझे जमा करा दें फिर। तो अगर किसी का टैक्स बनता है 50 तो हुकूमत कह रही है तुम्हारा टैक्स 53 भी होता तो माफ कर देते। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 रुपए गवर्नमेंट देगी आपको। तो ये बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, आज हमने इधर भी पढ़ ली है कि, फिर मैं नोट करने का टाइम देता हूं। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63 shall not be और नहीं सब्सिक्वेंट के साथ नहीं मिलता, shall not be carried forward, carried back. Tax credit allowed from section shall not be refunded, shall not be carried forward and shall not be carried back to preceding, subsequent नहीं, preceding, carry back to preceding और carry forward to subsequent। ये नोट कर लें। और ये 3 आगे भी नहीं जा सकता, ये 3 आगे भी नहीं जा सकता और ये 3 पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये 3 है। क्या वजह क्या बता रहे हैं हॉस्टल वाले? हॉस्टल बंद क्यों कर रहे हैं?
उससे प्यार से समझाओ, उसे कोई यार हम तो सीए करने आए, हम सब कुछ जला के आ गए, हम सब कश्तियां जला दी हैं, तो समझाओ, बिठाओ किसी दिन बिठा के, अफ्तारी कराओ उसे, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। हाँ जैसे अफ्तारी कराओ, प्यार से समझाओ यार मैं सीए करने आया हूँ, भजन आप हॉस्टल चला रहे हैं, मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कल मुझे आप कारगुजारी सुनाना कि वो क्या कहता है, थोड़ा सा बताओ ना सीए क्या होता है और फिर क्यूएम और सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का इंट्रो दो से। तो यार ये तो एक छुट्टी क्या, एक आप 5 मिनट क्लास में लेट हो जाए तो बंदे की बस हुई होती है, तो आप तो मुझे 1-2 दिन छोड़ने को कह रहे हो। और असल में यार ये जो छुट्टी करना है, तो छुट्टी करना एक ऐसी चीज़ है, अभी बड़े ना 9:32-33 हुए हैं ना, तो जिस वक्त 9:15 होते हैं ना और आप घर में बैठे होते हैं और छुट्टी की होती है, तो यहीं से आपके दिल में ना कुछ कुछ होने लग जाता है, और ऐसे ना आप 9:30 तक जाके तो सही हलकान हो गए होते हैं आप, यार 15 मिनट पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा उन लोगों ने यार, मैं बैठा इधर वेलियां मार रहा हूँ, और 10:15 तक तो घर वाले उठाते हैं, भाईजान उठ जाओ, होश में आ जाओ। तो ये नहीं गुजरते, नहीं वक्त गुजरता, कभी आप करके देखें छुट्टी, सीरियसली जो लोग छुट्टी नहीं करते उनसे कह रहा हूँ, कभी करके देखें, वक्त ही नहीं गुजरता आपका, और ऐसे तबीयत के अंदर अजीब सी चीज़ पैदा होती है, बंदे को समझ नहीं आती करे क्या, किस दीवार में जाके टक्कर मारे। ओके भाई फरमा रहे हैं पहली दफ़ा मुश्किल होती है, फिर आदी हो जाता है बंदा। फुल टाइम टीचर अलाउंस, भाईजान इस टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए आपको दीवानावार पढ़ाना पड़ेगा, ये जो 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए आके पढ़ा के चले जाते हैं ना टीचर, वो नहीं, आपको दीवानावार पढ़ाना पड़ेगा। दीवानावार पढ़ाना पड़ेगा कहाँ पे, अगर आप टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपको दीवानावार पढ़ाना पड़ेगा नॉन प्रॉफिट इदारे में। अगर आप कहते हैं कि जी मैं लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ कोई रिसर्च वगैरह हो रही है, तो भी आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं बीकन हाउस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट इदारे और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं, अगर वो फुल टाइम टीचिंग कर रहे हैं तो इनको टैक्स माफ हो जाएगा। शर्त यह है कि ये फुल टाइम टीचर हों और हायर एजुकेशन कमीशन ने इनको अप्रूव किया हो इन इदारों को, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन वगैरह ने इन इदारों को अप्रूव किया हो, या किसी यूनिवर्सिटी जो HEC की रिकग्नाइज्ड है वहां पे पढ़ा रहे हो। तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25% ऑफ टैक्स पेबल ऑन हिज इनकम फ्रॉम, तो सैलरी इनकम पे आपको कितने परसेंट टैक्स माफ हो जाएगा, 25%। फुल टाइम टीचर को सवाल, मिस्टर बी इज अ फुल टाइम टीचर ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू हिज इनकम अर्न फ्रॉम टैक्स ईयर 2013, सैलरी कितनी कमाई है जी, 6,60,000, और कैपिटल गेन 1 लाख। चलें जी शुरू करें, निकालें रजिस्टर, बताएं जी सैलरी कितनी है, 6 लाख, कैपिटल गेन 1 लाख, टोटल 7 लाख। ये कौन सी इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम। लगाएं इस पे 75%। यार नींद आ जाती है आपकी क्लास में, आप लोग लिखवाते नहीं फिगर्स। हाँ जी 570,000। तो भाईजान इससे कंपेयर करें सैलरी को, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा है इधर, तो इसलिए सैलरी ज्यादा इधर टेबल 1 नहीं लगेगा, कौन सा टेबल लगेगा, टेबल 2। जाएं 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 जल्दी लगवाएं, आज साथ वाले को भी टेबल लगवाएं, लोग टीके लगवाते हैं, आप टेबल लगवाएं उसे, जल्दी 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 जल्दी। माइंड तो नहीं करते ऐसी बातें, कोई करता हो तो एक कान से निकल दूसरे कान से निकाल दिया अगर सुन के। अच्छा जी टेबल 2 जी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, कितनी है, 7,60,000, 7,60,000। 7,60,000 पे कैसे टैक्स निकलेगा, ओहो इसको तो मिटा देना, ये तो कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, ये तो बस टेबल डिसाइड करना था। अब ये चीज़ें छोड़ने पड़े, टेबल डिसाइड हो गया तो 760 को जाके टेबल में देखें, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, दैट इज 8,000। अब टैक्स निकला है या टैक्स क्रेडिट निकला है, टैक्स निकला है, अभी टैक्स क्रेडिट तो भी हम निकालेंगे,
इसका नाम फुल टाइम टीचर अलाउंस है, लेकिन अलाउंस से मुराद डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, ये इसका टैक्स से माफ होगा, ये टैक्स क्रेडिट है। लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस, FTTA, फुल टाइम टीचर अलाउंस, यानी टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये वाहिद ऐसा टैक्स क्रेडिट है, वाहिद अपनी ही नोयत का एक वाहिद ऐसा टैक्स क्रेडिट है जिसमें आपको 2 टाइम्स चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। लिख लिया आपने, बिल्कुल अच्छा किया, ये तो साथ साथ लिखने की आदत डाली हुई अम्मी अबू ने। इसके लिए आपको कहां जाने का, 2 टाइम्स चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा, 2 दफा चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा, 2 टाइम्स चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। अब भाईजान हम दोबारा चैप्टर 4 में जाने लगे हैं, लेकिन जब आपने दोबारा चैप्टर 4 में जाने ना, आपने इसकी सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि सैलरी का टैक्स कितने % माफ करना है, 25%। इसके सारे टैक्स माफ करने हैं या खाली सैलरी पे टैक्स माफ करना है, सिर्फ सैलरी पे टैक्स माफ करना है। तो अब हम दोबारा जाएंगे और दोबारा जाके इसकी किस इनकम पे टैक्स देखेंगे, सैलरी पे। लेकिन भाईजान एक बात बता दूं, अब आपने सिर्फ टेबल 2 देखना है, क्योंकि सैलरी जिसकी हो सिर्फ वो तो टेबल 2 देखता है, माना कि इसकी और भी इनकम्स हैं, लेकिन जो आपने दूसरी दफा जाना है ना, वो सिर्फ टेबल 2 देखना है। अब टेबल 2 जाके देखते हैं और सैलरी पे टैक्स निकलवाते हैं। सैलरी कितनी है, 6 लाख, निकालें जी 6,60,000 पे टैक्स। कितने का कितने %, 5% ऑफ 60,000, क्योंकि 6,60,000 उधर है ना। सैलरी कितनी है, 6,60,000। सीरियल नंबर 2 देखें, 6 लाख से कितनी बढ़ रही है, 60,000। 60,000 का कितने %, 5%। तो 60,000 इंटू 5%, क्या जवाब आ गया, ये 3,000 क्या है, टैक्स किस पे, इसका कितने % माफ करना है, 25%। 7। चलें जी, सवाल खत्म हुआ। टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अच्छा, ये ना एक ऐसा टैक्स क्रेडिट है जिसमें आपको 2 दफ़ा चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा, इसलिए एक काम करें, यहाँ ना लिख लें। ये तो टेबल 2 इस वजह से लगा था ना कि 75% वाला हमने लगाया था, तो इधर ना एज अ फर्स्ट स्टेप टेबल 1 भी लग सकता है, 2 भी, लेकिन इधर आपने मस्ट टेबल 2 लगाना है, क्योंकि दूसरी दफ़ा आप देखने ही सिर्फ किसको जा रहे हैं, सैलरी को। तो ये एक अजीब सा टैक्स क्रेडिट है जिसमें आपको चैप्टर 4 में कितनी दफा जाना पड़ेगा, 2 दफा। जब पहली दफा आपने जाना है ना, जो नॉर्मल टैक्स निकलता था हमारा, तब आपने कौन सा टेबल लगाना है, 1 या 2। लेकिन जब दूसरी दफा आपने जाना है तो फिर आपने जाना सैलरी के लिए है, इसलिए आप सिर्फ कौन सा टेबल लगाएंगे, टेबल 2। बल्कि ये बात शायद यहां लिखी भी हुई है, हाँ, नोट फॉर स्टूडेंट्स। आप तो उस्ताद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई इधर बैठे हुए हैं तो नोट है, नोट फॉर स्टूडेंट्स। 25% रिडक्शन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सैलरी टेबल, दैट इज टेबल 2। ये जो 25% टैक्स आपने कैलकुलेट करना है ना, टैक्स माफ कराना है, ये हमेशा किस टेबल के तहत लगाना है, टेबल 2 के तहत। क्लियर? चलें जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स न्यूमेरिकल शुरू करें। पेज 76 निकाल लें। ओहो हो सॉरी, 2 लाइनें रह गई। दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, फुल टाइम टीचर अलाउंस में 2 लाइनें रह गई।
अच्छा भाई मुझे ये बताएं, डॉक्टर टीचर हो सकता है? डॉक्टर टीचर, जाहिर बात है ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी, यहाँ पे टीचर डॉक्टर ही है ना। ये तो नहीं कि साइंसदान जो है वो चला जाए और जाके जो है बायो पढ़ा रहा है उधर। तो टीचर डॉक्टर होते हैं। ये डॉक्टर ना 3 किस्म के आजकल पाए जा रहे हैं। कितने किस्म के डॉक्टर पाए जा रहे हैं? एक वो जो टीचर डॉक्टर हैं, सुबह टीचिंग करते हैं और शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है। समझ आ गई बात? शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है, माशाल्लाह उसके पास अरेंज कर सकता था पैसा तो अपना क्लिनिक खोल लिया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना क्लिनिक खोल सकें, तो वो शाम को किसी हॉस्पिटल में नौकरी शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल को कहते हैं यार जाके 70-80 हज़ार में तनख्वाह दे दिया करो महीने की, तो शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक आपके मरीज हम देख दिया करेंगे। तो शाम को जाके किसी हॉस्पिटल में एज एन एम्प्लॉय काम शुरू कर देते हैं। इधर देखो भी साथ साथ। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जरा ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो फिर निहायत हाई लेवल की गेम डालते हैं। वो ऐसा करते हैं, वो शाम को किसी हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं और रेवेन्यू शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे उस हॉस्पिटल से इनका यह तय होता है कि भाईजान अगर एक मरीज आया, उसका ₹1,00,000 का ऑपरेशन हुआ तो 70,000 मेरे होंगे, 30% आपके होंगे हॉस्पिटल वालों। अगर दूसरा मरीज आया, उसका ₹2,00,000 का मैंने ऑपरेशन किया तो उसके 70% 1,40,000 मेरे होंगे, 60,000 अस्पताल वालों आपका होगा, अपने खर्चे खर्चे इससे पूरे कर लेना। तो कुछ डॉक्टर्स ने, आपने अक्सर सुना होगा, ऐसा अरेंजमेंट भी किया होता है कि मरीज से जो फीस आती है उस फीस का शेयर लेते हैं। ये जरा एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं जिनको मैंने रेड से सर्कल किया है, और जिन डॉक्टर्स का नाम होता है फिर वो अस्पताल में जाके तनख्वाह पे काम नहीं करते। वो कहते हैं जितने मरीज ज्यादा होंगे मैं उनका उतना शेयर लूंगा। क्लियर होगी ये बात? तो लॉ मेकर कहते हैं मेरी नजर में ना ये 2 डॉक्टर्स का बड़ा लेवल है। एक तो अपनी क्लिनिक चला रहा है, सुबह पढ़ा रहा है कहीं, शाम को अपनी क्लिनिक चला रहा है, और दूसरा भी तकरीबन अपनी क्लिनिक टाइप ही काम कर रहा है, किसी अस्पताल में जाके कहता है कि भाईजान आप मुझे रेवेन्यू का हिस्सा दो। तो ऐसे दोनों डॉक्टरों को ये वाला टैक्स क्रेडिट आपने माफ नहीं करना। हालांकि ये टीचर हैं, फुल टाइम टीचर हैं, फिर भी इनको माफ नहीं करना। और ये जो कहीं जाके नौकरी कर रहा है डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉई है, तो इसको आप टैक्स क्रेडिट दे दो, इससे कोई मसला नहीं। कल तक कर लेंगे नोट, मेहरबानी होगी आपकी। कितने लोग कह रहे हैं घर वाले तो हमारे से प्यार से बातें करते हैं इधर। चलिए चलिए जल्दी करें, जल्दी करें। घर वाले ये तो नहीं कहते प्यार से सर में दर्द है कोई नहीं चलो कल पढ़ लेना? ना 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 ना, अम्मी इसी सर में दर्द के साथ मैं पढ़ूंगा। असल में चीज़ें ना खुद ही पाइल अप होती रहती हैं। और ये लकीली बड़ा अच्छा हुआ है सेशन में ना, आपके 2 ब्रेक्स आ जाएंगी, 3-3 4-4 दिन की, ये जो छुट्टियां, छोटी ईद की और फिर 3-4 बड़ी ईद की। तो ये बंदा कंफर्टेबली जो है ना एक रिवाइज कर लेता है सारा। और तो नहीं मुझे नहीं समझ आती आप लोग क्या करते हैं। एक दफ़ा हम इस्लामाबाद किसी ऑडिट के लिए गए हुए थे, तो सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई। तो मेरा एक सीनियर था, उसने कहा घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार पढ़ाई करते हैं, छोड़ो यार क्या करना घर जाके, अभी पढ़ाई के दिन है। तो फिर मैं वो चला गया, मैंने पढ़ाई की। तो सीए फाइनल के अंदर कंपनी लॉ का वो सारा सिलेबस है जो सीए इंटर में भी है। तो सीए फाइनल की तैयारी मैं कर रहा था, तो सीए इंटर का सारा सिलेबस जो सीए फाइनल में था, ये 2 दिन में कंफर्टेबली रिवाइज़ हो गया था, और इतने अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो गया था, यानी सारा सीए इंटर का जितना पढ़ा हुआ था वो अच्छे तरीके से याद हो गया था। तो ये 5-6 महीने में जो टीचर्स ने पढ़ाया था वो 2 दिन में याद हो सकता है, लेकिन जज्बा होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। तो लकीली सुनने में आ रहा है कि ईद में संडे भी ऑफ हो जाएगा आपको, मंडे भी ऑफ हो जाएगा, ट्यूसडे भी ऑफ हो जाएगा, वेडनेसडे भी ऑफ हो जाएगा, थर्सडे भी ऑफ हो जाएगा। तो भाईजान ये ईद 3 दिन की होती है, लेकिन आप तो अगर 5 दिन पे लेके जाना चाह रहे हैं तो पता नहीं आप चाहते क्या हैं। आप अपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मैं कुल्हाड़ा ला देता हूँ वो मार लें। तो ईद मंडे को तो नहीं है, ईद तो ट्यूसडे को है प्रॉबेबली, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अच्छा ईद मंडे को है, चले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लें। तो ये अब 5 दिन में आप लुट मचा सकते हैं कसम से। आप 5 दिन में
इस तरह 5 दिन आपने गुजारने हैं जैसे ये अगले दिन आपका पेपर है आई कैप का। तो यानी कि ये जो महीने में पड़ा हुआ है इसको आपने अभी कवर कर लेना है, फिर इसी तरह बड़ी ईद आ जाएगी तो वहाँ पे बड़ा पैकेज होगा तो उधर से आपने कवर कर लेना है। तो फिर आखिर में जो कोई जून जुलाई में पड़ा होगा वो आप अगस्त में बैठे तैयार कर रहे होंगे और पिछला सारा आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। आई एम सीरियस। आई स्टिल रिमेंबर वंस एक ज़माना आया था, ईद के तकरीबन महीने बाद हमारे पेपर थे। तो ईद का दिन और उससे अगला दिन, तो ईद का दिन तो मेरा पूरा इफेक्टिवली पड़ा था 14-15 घंटे, उससे अगला दिन 1-1.5 घंटा ज़ाया हुआ था, कोई मेहमान आ गए थे। तो आप नहीं सोने के लिए आप दिन में 24 घंटे हैं तो 24 में से आप 6 घंटे माइनस कर दे सोने के लिए, 2 घंटे नमाज़ों के लिए, तो दिन में 16 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। खाना इसी में हो गया ना, इसी टाइम में खाना भी हो गया साथ साथ। तो नहीं बहुत टाइम, असल में इतना टाइम होता है दिन में, बंदा पढ़ थक जाता है। हम कहते हैं आप करे क्या, यानी कि अब ख़त्म हो गया चलो दोबारा रिवाइज कर लें, ये हालात होते थे। यार एक दफ़ा ख़त्म हो गया अब और क्या करें। गर्दन पे पानी डाल लिया करो अगर सोते सोते थक जाओ पढ़ते पढ़ते, और क्या हो सकते हैं, साथ ठंडा पानी रखा करो। ओके चलिए जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स निकालें। थिंग्स आर वेरी इजी इफ यू टेक इट। तो पेज 76 एग्जाम्पल 3, मिस्टर आतिफ डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर टैक्स ईयर 2010। आतिफ ने टैक्स ईयर 2010 के लिए डाटा आपको डिस्क्लोज किया है। वली भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है वो 4 लाख पाकिस्तान से, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एथोपिया से कमा रहा है 5 लाख। अच्छा ये भाईजान यहाँ पे टेस्ट 2 का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है, कितने लोगों ने देख लिया है? थोड़ा सा यूज टू हो इस वेबसाइट पे, कभी कभी चले जाया करें और इस पे सोल्यूशन पड़े होते हैं जो आप लोग टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट 2 का सोल्यूशन इज ऑलरेडी अपलोडेड हेयर, सो जस्ट आ क्लिक अवे फ्रॉम यू। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान जी 4 लाख, इनकम फ्रॉम एथोपिया 5 लाख बिजनेस की, और कैपिटल गेन की इनकम 3.5 लाख, और चाइना की 4.5 लाख। तो इन चारों को जमा करें और इसकी टैक्सेबल इनकम निकालें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ये मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं मिस्टर आतिफ, ताकि ना फिजिकल वालों को नजर आए, ना हाइब्रिड वालों को, ना ऑनलाइन वालों को। मिस्टर आतिफ इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2010 है टैक्स ईयर 2010। चलें अब मैं बड़ा बड़ा करके लिखूंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बोलें जी कौन सी इनकम है? पाकिस्तान सोर्स कितनी? 4 लाख। शुरू करें जी, शुरू करें सवाल रुपीज में। बताएं जी एथोपिया में कितनी इनकम कमाई? ये पाकिस्तान इनकम है या फॉरेन इनकम है? एथोपिया गुजरांवाला से पिछली गली में है या एथोपिया पाकिस्तान से बाहर है? हाँ पता नहीं किसे एथोपिया कह रहे हो। अच्छा बोले इनकम बोले, इसी तरह हंसते खेलते शरेडे तक किसी तरह आ जाए बस। 5 लाख। और आगे 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 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बेटा आप ईद पे नहीं आ रहे जी? अम्मी मैं 30 रमजान तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। अच्छा बेटा 3.5 लाख। नहीं अम्मी ये तो नहीं कहते गुस्से में ना ही आ फिर। 3.5 लाख। ये जो घर जाते हैं ना इनको एक दिन तो सेट होने में लग जाता है उधर जाके, सेटिंग, और फिर अगले दिन पढ़ना शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम, FSI फॉरेन सोर्स इनकम, चाइना 4,50,000। CA फाइनल के अंदर आपको छुट्टियां होती हैं आमतौर पे 40 दिन की। तो आई स्टिल रिमेंबर कि सिर्फ एक दिन मुझे निकलना पड़ा था 2 घंटे कहीं, उसके अलावा 40 दिन घर से नहीं निकले, बस नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और आ जाते थे। तो जज्बा चलाता है बंदे को, बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। टैक्सेबल इनकम जी 17 लाख। जल्दी बता दिया करते हैं, वरना 10 साल से ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मुझे ज़बानी याद है। जल्दी बता दिया करें।
17 लाख, दैट इज टैक्सेबल इनकम। अब आप जाएं टेबल 1 लगाएं और इसका टैक्स कैलकुलेट करें। सैलरी तो है ही नहीं ना, तो फिर टेबल 1 ही लगेगा। $70,000 प्लस 15% ऑफ 5 लाख, 1,45,000। अच्छा, जब अब टैक्स निकल आया तो आप क्या निकालने शुरू करने हैं? टैक्स क्रेडिट्स निकालने शुरू करने हैं। लेस टैक्स क्रेडिट्स, यहां तक नोट कर लें, फिर टैक्स क्रेडिट शुरू करें। ओके, टैक्स क्रेडिट्स निकालने हैं। मुझे ये बताएं, ये जो फॉरेन कंट्री में गया है, इथियोपिया में और चाइना में, तो क्या इसने वहां जाके इनकम कमाई है और बाहर के मुल्क में बाहर वालों को टैक्स दिया होगा? सोचें जरा, या बाहर वालों ने आतिफ नाम देख के माफ कर दिया होगा? नहीं नहीं, इथियोपिया में आतिफ पकड़ा तो जाए, इथियोपिया वाले कहेंगे तू करन क्यों आया है, तो टैक्स दो। जैसे ब्रायन लारा इधर आते हैं, हम उससे टैक्स मांगते हैं। तो अब जब ये आतिफ इथियोपिया में गया होगा तो इथियोपिया वालों ने तो इससे टैक्स मांगा होगा ना, उन्होंने तो कोई छूट नहीं देनी। और जब चाइना में गया होगा तो चाइना वालों ने भी इससे टैक्स मांगा होगा। अब जरा पता चलाएं कि इथियोपिया वालों ने इससे कितना टैक्स मांगा है। ये मुझे कैसे पता चला इथियोपिया वालों ने? भाईजान फॉरेन टैक्स लफ्ज लिखा हुआ है, फॉरेन टैक्स। तो बाहर के मुल्क में बाहर की गवर्नमेंट को कितना जमा करवाया? 40,000। बाहर के मुल्क में बाहर की गवर्नमेंट को कितना जमा करवाया? 40,000। क्लियर? इथियोपिया में सदर है, वजीर आजम है? इथियोपिया बादशाह, किंग। इथियोपिया का शहबाज शरीफ मैं आपको दिखाने लगा हूं। तो इसको जमा करा के आया, वापस कर लें, चलो बंद कर दो। कितने जमा करवा के आया इसको? 40,000। चाइना का भी आने दें? नहीं, रहने दें। अच्छा, वेले लोग हैं, चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। चाइना पीएन, प्रेसिडेंट, ठीक है जी, हो गया ये भी। इसको कितने जमा करा के आया? 2,50,000। तो ये टैक्सेस इसने कहां जमा करवाए हैं? फॉरेन कंट्री में। ये टैक्सेस इसने कहां जमा करवाए हैं? फॉरेन कंट्री में। अब हम इसको पाकिस्तान में टैक्स माफ करेंगे। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस इथियोपिया पे, वर्किंग 1। फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस इथियोपिया। अच्छा, इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, इसमें बस लोअर ऑफ करके माइनस करना है। लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स, ये इस क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा, क्यू डॉट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा। कितना है जी? 40,000। या पाकिस्तान टैक्स, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान टैक्स, इसके लिए जरा आपने थोड़ी देर के लिए अटेंटिव रहना। ऊपर देखें, 1,45,000 अगर शहबाज शरीफ ने मांगा है 17 लाख पे, 1,45,000 अगर शहबाज शरीफ ने मांगा है 17 लाख पे, तो बताओ कैलकुलेटर से कि 5 लाख पर कितना मांग रहा है वो। पहले जरा मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में जो रेजिडेंट बंदा होता है उसने तो सारी इनकम्स पे टैक्स देना होता है।
तो 1,45,000 पाकिस्तान की हुकूमत इससे मांग रही है, कितने पर? तो कैलकुलेटर से प्रोपोर्शनेट करके आप बता सकते हैं। जैसे आप कहते थे कि हमने 1,45,000 मैंगो 17 लाख के खरीदे, तो बताओ कि ये मैंगो कितने के होंगे। इस किस्म की कैलकुलेशंस की हुई है बचपन में। तो कैलकुलेशन जरा करके बताएं, पाकिस्तान में 5 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है, क्योंकि इथोपिया वाली इनकम तो 5 लाख है ना। 4,264 एक्सेलेंट। बाकियों को टाइम दे निकालने का। भाई सादा सी बात आपसे पूछ रहा हूं, 17 लाख पे 1,45,000 टैक्स है, तो बताओ 5 लाख पे कितना टैक्स बनता है? प्रोपोर्शनेट करके बता दें। निकालते रहें, हाथ खड़े करते रहें, बस निकालते रहें, हाथ खड़े करते रहें। बाकियों को जरा टाइम दे दें निकालने, बाकी भी चलें। जिनसे नहीं निकला वो देखें। भाईजान पाकिस्तान की सारी इनकम्स पे कितना टैक्सेस का बन रहा है? 1,45,000। पाकिस्तान की सारी इनकम्स, इसकी पाकिस्तान में जो इनकम्स टोटल बन रही हैं इसके टैक्सेबल, वो तो पाकिस्तान में बाहर वाली सारी हैं। तो इसकी इनकम कितनी है? 17 लाख। तो 1,45,000 अगर टैक्स बन रहा है 17 लाख पे, तो कैलकुलेटर, मेरे प्यारे कैलकुलेटर, बताओ 5 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है? कैलकुलेटर बंद हो गया? नहीं, ये कैलकुलेशन करने को कह रहा था मैं आपसे। 4,2,647। अब लोअर क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लोअर दो में से। लोअर क्या है? 40,000। अब आप चाइना का वर्किंग 2 में खुद ही करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। अब्दुलरहमान, मेरे पहुंचने से पहले वली भाई चाइना वाला आपका टैक्स रेट निकला हो। इस वक्त मैं दरवाजे से निकल पड़ा हूं, कॉरिडोर में हूं, दरवाजा मैं खोलने लगा हूं, अब आपके पास पहुंचने वाला हूं। कैपिटल गेन वाला, कैपिटल गेन वाला। वेल डन, वेल डन। जल्दी पहले हेडिंग तो दे देना ऊपर। अच्छा, तूने छोड़ के पहले निकाला ही डायरेक्ट चाइना वाला है, और चाइना बिजनेस नहीं है, चाइना कैपिटल गेन है। फड़ ले बंदा, जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक। वर्किंग 2 की हेडिंग दो। और भाई छुट्टियां सही गुजरी तेरी? यार ऐसा तो नहीं किया करना। अहमद जल्दी जल्दी जल्दी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं होता है 7 वाला पैदा। हो गया? 7 वाले ने कर लिया कैलकुलेट। वर्किंग 2, फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चाइना। जी, लोअर ऑफ। अच्छा, ये जो आपने बाहर के मुल्क में टैक्स दिया होगा ना, ये आपको सवाल में गिवन हुआ करेगा। ये असल में ना पाक रुपीज में कन्वर्ट करके गिवन है, और पाक रुपीज में ना हुआ तो ऐसे भी सवाल हम करेंगे। बाहर के मुल्क में कितना दिया जी? 2,50,000। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और पाकिस्तान में इस इनकम पर कितना टैक्स बनता है? वैसे पाकिस्तान में टैक्स कितना बन रहा है वैसे जरा? 1,45,000। और पाकिस्तान की सारी, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक सारी इनकम्स कितनी बन रही हैं इसकी? 17 लाख। क्योंकि रेजिडेंट ने तो पाकिस्तान और फॉरेन दोनों इनकम्स पे टैक्स जमा कराना होता है। तो टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय डेट वाली फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम अब कौन सी वाली है ये? चाइना। 3,832। लोअर क्या आ रहा है? अब नीचे वाला लोअर आ रहा है। पहले ऊपर वाला लोअर आ रहा था, अब नीचे वाला लोअर आ रहा है। तो ये दूसरा टैक्स क्रेडिट है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चाइना। वर्किंग 2, 3,832। So this is how you will calculate foreign tax credit, and that was all about numerical implication of foreign tax credit. अब अगले 2 टैक्स क्रेडिट रिवीजन के लिए डाले हैं, तो वो देख लेते हैं।
किताब की ना जान ले लिया करें पढ़ पढ़ के। मुझे अभी तक याद है कि सीए फाइनल में जो टैक्स का पेपर हो रहा था, तो 3 से, असल में ये जो दिन आ रहे हैं ना आपके लिए बड़े कीमती हैं, तो मोटिवेट करके आपको भेजना ज़रूरी है। और ये डू और डाई वाले दिन होते हैं, इन्हीं में ज़्यादा बंदा खोता है या पाता है। तो 3 से 4 नंबर का जो सवाल आया था थ्योरी का, वो मुझे याद आ रहा था कि सफ़े पे है, लेकिन ये नहीं याद आ रहा था वहाँ लिखा क्या हुआ था। तो बाकी 96 नंबर का जो पेपर है वो याद था कि कहाँ पे था और क्या लिखा हुआ था। तो इसलिए ये वाले, हाँ पास हो गया था। तो ये वाले रिस्क ना लिया करें, किताब की जान ले लिया करें। ओके, ये जो अनटच्ड किस्म की किताबें हैं ना साथ वाले के पास, चलें जी। अगला क्या काम किया इसने, अगला क्या काम किया शहजादे ने, चंदा दे दिया, तो सेक्शन 61 का टैक्स माफ होगा। और इसने नई कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स वाला टैक्स माफ होगा। तो चंदा वाला टैक्स माफ होगा और इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स वाला टैक्स माफ होगा। सेक्शन 61 लिख लें और सेक्शन 62। अच्छा मुझे ये बताएं, वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा इसको याद कैसे करना है, तो इसको जरा याद करना सीख लेते हैं एक दफा, फिर आगे चलते हैं। पेज 68 पे आए, पेज 68 पे आए। ऐसे अजीब सा एक मिली नगमा में बनाने लगा हूं। 30 में 20 ऐड कर दो, बोले हाँ हाँ 20 ऐड कर दो। ये 5 कहां से आ गया, हमने तो 20 ऐड करना था। दोबारा जरा चलें एक दफा। अच्छा जी, 30 में 20 ऐड कर दो, हाँ हाँ 20 ऐड कर दो। ये 5 कहां से आ गया, हमने तो 20 ऐड करना था, तो बन जाना था 50। तो क्या बन जाना था, 50। ओके, अब आप वापस आ जाएं, दोबारा लोडिंग हो रही है अभी। अच्छा, सेक्शन 61 का टैक्स क्रेडिट निकालना है, सेक्शन 62 का, तो ये कैलकुलेट कर लें। वर्किंग नंबर 3, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, ए ओवर बी इंटू सी। इसका तो फॉर्मूला है ना, आपको याद होगा, एक दिन हमने क्लास में न्यूमेरिकल किया था इसका, ए ओवर बी इंटू सी। अच्छा पहले मुझे बता दें यहां तक टैक्स कितना बना है इसका, 2 डिस्काउंट देने के बाद 66618। अब मैंने 2 टैक्स इसके माफ करने हैं। कौन कौन से टैक्स, लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, अंडर सेक्शन 62। यूएस का एब्रीवेशन आप पेपर में यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन, लेकिन टैक्स क्रेडिट आप पूरा लिखिएगा। और 61 62 भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर आपको याद नहीं रहना, आप चैरिटी और इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स लिख दीजिएगा। तो टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 62, वर्किंग नंबर 3। उस दिन मैंने फेस भी निकाला था, आज मैं वर्किंग में निकाल रहा हूं। वर्किंग नंबर 3 और 4, ए ओवर बी इंटू सी। अच्छा एक थोड़ी सी एहतियात सुन लें, यहां ए ना अब आपने ये वाला लेना है, यानी टैक्स क्रेडिट्स के बाद वाला, पहले वाला नहीं। ये थोड़ी सी एहतियात है, गलती नहीं करनी। 66618, ए ओवर बी इंटू सी, एंड सी इज लोअर ऑफ। एक्चुअल डोनेशन कितनी है मैं बता देता हूं, 10,000 है, 10,000 है एक्चुअल डोनेशन 10,000, या इन केस ऑफ इंडिविजुअल 30% ऑफ 17 लाख, क्या आया 5,10,000। आप बता दें 10,000 और 5,10,000 में से क्या लोअर है, 10,000 टैक्स माफ करूं या 10,000 को सी लूं। ये कोई कपड़ा है सीना है, सॉरी, 10,000 को टैक्स माफ करूं या 10,000 को सी लूं।
10,000 को सी लूं, 10,000 को सी है इज इक्वल टू का बटन दबाएं, ऐसे ही नहीं कुछ लिख के दबाना पड़ेगा, इज इक्वल टू बटन दबा रहा है 39, बहुत ज्यादा हो गया 392 कर दें सर, मर्जी है अपने, कोई कह रहे 1 कर दें, कोई 2 कर दें, 392 रुपए का इसको टैक्स माफ होगा। स्मॉल पिज्जा ओके, अगला निकाल लें जी सेक्शन 62 वाला टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 62 वाला टैक्स क्रेडिट निकाल लें। ये भाईजान सॉल्व हो सवाल देखें। आज सीरियस हो काफी, हंसते खेलते रहा करो यार, छोटी सी जिंदगी है तो सीरियस होकर गुजार दी, कोई फायदा नहीं, हंसते खेलते पढ़ते गुजार दो। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62। ये जो बुस्सा हुआ मुंह है ना, ये ना बनाया करें जिंदगी में। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62, ए ओवर बी इंटू सी। आपके आने से ना लोग खुश हो जाएं, ए ओवर बी इंटू सी, ये नहीं कि मस्करा बन जाए आप, लेकिन ए ओवर बी इंटू सी वेयर ए इज 66618 एंड बी इज 17 लाख एंड सी इज लोअर ऑफ। जी बताएं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितनी है? 15,000। या 20% ऑफ 17 लाख कितना? या 2 लाख नहीं 20 लाख, 2 मिलियन या 2 मिलियन, विच एवर इज लोअर। तो किसको सी लें? 15,000 को सी ले लें, 15,000 को सी ले लें और आप जवाब निकालें 58। यार कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। चलो लिख नहीं रहे आपने, कसम का कैलकुलेटर तो निकालो यार। अब रहने दो, आप हो गया वैसे चाल में 5 अब से पेबल टू गवर्नमेंट रह गया, छोड़ पड़े, वो निकाल देगा कोई बच्चा बैठा हुआ इधर। 65 अगर आपने टैक्स क्रेडिट का चैप्टर ना पढ़ा होता तो ये बंदा 1,45,000 टैक्स जमा कराता, लेकिन टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़े होने की वजह से अब ये बंदा जाएगा और सिर्फ कितना टैक्स जमा करवाएगा? 65,638। अच्छा जी मोहतरम, चैप्टर 4 में फिर क्यों जाना पड़ेगा? ओह मैन, ये ना मैं आपको समझाऊंगा, कल याद कराना, कल समझा दूंगा आपको। यार वो चेयर्स भी हैं इसमें, एक दो और चीजें भी लिखी हुई हैं शायद, देखो
चलें जी आ जाएं। पेज 73। ये साथ वाला भी आया ना लेट, तो इसको जरा बैठने की जगह दे दिया करें दाएं बाएं से रख के। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ, एक शख्स की इस पे मगफरत हो गई थी कि उसने किसी के लिए अपनी चादर बिछा दी थी ज़मीन पे ताकि वो आराम से बैठ जाए। तो अगर आपको नज़र आने में मसला है तो फिर उठ के उसको अंदर जाने दिया करें, और अगर आप वैसे हो सकते हैं दाएं बाएं तो उसके लिए दाएं बाएं हो जाया करें खुशी से, और दिल अपना खुला रखा करें। और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हो कि आपने बैग रखा हो, कोई आके हटा दे तो फिर फड्डे ना डाला करें, चुप करके साइड पे बैठ जाया करें। क्या फड्डे डाल के क्या कर लेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, अब कहेंगे अगला बंदा चौड़ा हो जाता है सर इस तरह। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, हाँ जी। इसकी जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब देता हूं मोहतरम। असल में आपने जो है ना ये जो 61 to 63 वाले सारे टैक्स क्रेडिट हैं वो इस अमाउंट की बेस पे निकालने हैं। बार बार आपने फिगर्स माइनस करके कुछ नहीं करना, वो आपने इसी अमाउंट की बेस पे निकालने हैं। यही सवाल पूछना चाह रहे थे आप? सेक्शन 103 में आ जाए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर डिराइव्स टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम, जहां रेजिडेंट बंदा फॉरेन इनकम कमाए। फॉरेन इनकम हमने इथोपिया वाली कमाई थी और चाइना वाली। ऑन विच फॉरेन टैक्सेस पेड, जिस पे बाहर के मुल्क में क्या पे कराया हो, टैक्स। अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड एट लोअर ऑफ, जी बताएं बताएं किस किस चीज में से लोअर करना है। नंबर 1 फॉरेन टैक्स पेड, और पाकिस्तानी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम। तो दो में से लोअर लेने। नंबर 1 फॉरेन टैक्स, वो सवाल में गिवन होगा, एंड नंबर 2 पाकिस्तान टैक्स। पाकिस्तान टैक्स कैसे निकाला था, वो अजीब से तरीके से भी हमने निकाला था। अजीब से तरीका तो नहीं था, आसान ही था तरीका वैसे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में आपको हमेशा टैक्स पे करने जाना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है फॉरेन कंट्री में भी किसी ने आपका टैक्स काट के हुकूमत को जमा करा दिया हो। क्या फॉरेन कंट्री में हमेशा खुद ही चल के जाके टैक्स जमा कराना पड़ेगा, या फॉरेन कंट्री में किसी ने आपका टैक्स काट के हुकूमत को जमा करा दिया हो? यह भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो फॉरेन इनकम टैक्स इंक्लूड्स अ फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। उर्दू में लिख लें, फॉरेन कंट्री में भी टैक्स कट के हुकूमत के पास लोग पहुंचा देते हैं। फॉरेन कंट्री में भी टैक्स काट के हुकूमत के पास पहुंचा दिया जाता है। कई दफा तो खुद जमा कराना पड़ता है ना। तो फॉरेन कंट्री में भी टैक्स काट के हुकूमत के पास पहुंचा दिया जाता है। ओके अच्छा भाई, अब ये जो पॉइंट 2 है ना, ये आपने बड़े तसल्ली से और शौक से समझना है। द पाकिस्तान टैक्स, ये वाला द पाकिस्तान टैक्स shall be calculated by multiplying, shall be calculated by multiplying। थोड़ा सा अटेंटिव रहना जरा 2-4 मिनट। द असल में फॉर्मूला होता ना A/B इंटू सी, तो बड़ा आसान हो जाता। बड़ी इसने अजीब सी इंग्लिश बना दी है। द पाकिस्तान टैक्स shall be calculated by multiplying what with what, what with what, यानी कि किसको किससे, what चढ़ा लिया आपने, what with what, by multiplying the average rate of Pakistan income tax to the net foreign source income। मल्टीप्लाई करो किसको किससे, एवरेज रेट को नेट फॉरेन सोर्स इनकम से। किसको किससे मल्टीप्लाई करो, एवरेज रेट को नेट फॉरेन सोर्स इनकम से। इधर मेरे पास जगह है तो मैं खुल के लिख देता हूं। इधर मल्टीप्लाई करो एवरेज रेट को
नेट फॉरेन सोर्स इनकम से। अब सवाल पहला मेरा यह है कि ये रेट एवरेज क्यों है, हमें तो अमाउंट्स नजर आ रही हैं, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि ये इनकम नेट फॉरेन सोर्स इनकम क्यों है। तो इन दोनों का जवाब सुन लें। एवरेज रेट इसको इसलिए कहते हैं कि इनकम इनटू रेट इज इक्वल टू टैक्स, देन टैक्स ओवर इनकम कैन बी कॉल्ड एज रेट। समझ आ गई ना बात। इनकम को रेट से जरब दो तो क्या आता है, और अगर टैक्स को इनकम से डिवाइड कर दो तो रेट आता है। तो 1,45,000 डिवाइड बाय 17 लाख तो एवरेज रेट। तब इसको सर्कल लगा के इसका नाम उसने मुश्किल सा रखा एवरेज, और इसका नाम क्या रखा, नेट फॉरेन सोर्स इनकम। अभी तो याद कर लें, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। द पाकिस्तानी टैक्स अस्सलाम वालेकुम। देखो, द पाकिस्तानी टैक्स shall be calculated by multiplying the average rate with net foreign source income. The Pakistani tax shall be calculated by multiplying the average rate with net foreign source income. अच्छा, अब अगला सवाल है एवरेज रेट क्या होता है। अब इसको कहते हैं दिमाग की दही बना। अब एवरेज रेट क्या होता है, कहते हैं मुझे नहीं लग रहा कि आपको मेरा एवरेज रेट समझ आया होगा। कहते हैं वो भी मेरी तरफ से, कहते हैं एवरेज रेट भी मैं बता देता हूं आपको। एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स इज द परसेंटेज दैट पाकिस्तानी टैक्स इज ऑफ द टैक्सेबल इनकम। देखिएगा जरा, एवरेज रेट इज द परसेंटेज, ब्लैक शर्ट इधर देखो, average rate is the percentage that Pakistani income tax is of का मतलब होता है डिवाइड of the taxable income। अब बताएं, average rate is the percentage is the Pakistani income tax is of the taxable income। एंजॉय करें। Average rate is the percentage of the Pakistani income tax is of the taxable income। ऐसे जरा करो, मैं उधर देखूं, उधर भी इस तरह नजर आ रहा है। करो जरा, पकड़ो 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 इसको, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जा, उठ 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 उठ। पाकिस्तानी टैक्स, तीन उंगलियां रखो, ऊपर वाली उंगली जब मैंने पाकिस्तानी टैक्स बोलना है हिलानी है। पाकिस्तानी टैक्स is of the taxable income। गुड, वेल डन। ट्राई करो दोबारा। पाकिस्तानी इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम, इज ऑफ वाली उंगली नहीं लानी थी, अब टैक्सेबल वाली लानी थी। दोबारा ट्राई कर। पाकिस्तानी इनकम टैक्स इज ऑफ द टैक्सेबल इनकम। फील करो दोबारा। पाकिस्तानी इनकम टैक्स इज ऑफ, जरा धड़ल्ले से हिला, इज ऑफ, जोर से द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, खड़े रहें। अब उंगली रखो 38382 पे। माय डियर करीब है, 38382। अच्छा बोलो। पाकिस्तान टैक्स shall be calculated by multiplying average rate with the net foreign source income। ठीक है मतलब, शाबाश, आपकी बॉल पॉइंट मेरी हुई। अब क्या रह गया, नेट फॉरेन सोर्स इनकम। आपने जिंदगी के एक मोड़ पर जब बरकत मार्केट पे खड़े थे तो आपने नेट फॉरेन सोर्स इनकम निकाली थी, याद आ रहे हैं? KFC के पास नेट फॉरेन सोर्स इनकम निकाली थी। नेट फॉरेन सोर्स इनकम आपने निकाली भी है, और अगर आप कहते हैं कि मैंने नहीं निकाली हुई तो मैं आपको निकालने, सॉरी, तो नेट फॉरेन सोर्स इनकम आपने निकाली भी है। अच्छा, मैं अब एक ऐसे चैप्टर की तरफ जाने लगा हूं जिसमें हमने ये सोचा था कि शुरू से ना पहले दिन से याद करेंगे साथ साथ। तो चैप्टर आप समझ ही गए होंगे, चैप्टर 4।
बड़ा जज्बा था, पहले पहले दिन टैक्स ही रट्टे मारे थे घर जाके, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन तो किस्म की। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस किधर है? जी ये मोहतरम हमने जो है वो, मुझे बताएं पेज 40, कनाडा की दुकान की सेल कितनी है? कनाडा की दुकान की सेल कितनी है? 70,000। डन। कनाडा के दुकान की मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी हैं? पाकिस्तान की दुकान की सेल, पाकिस्तान के दुकान की मुलाजमीन की तनख्वाहें, इधर ही देख लें, नहीं मिलना भी, इधर देख लें पहले। पाकिस्तान की दुकान की मुलाजमीन की तनख्वाहें 10,000। इस 5,000 के बारे में कोई इरशाद फरमाए। ये दोनों में अपोर्शन किया था, दोनों में अपोर्शन किया था। अच्छा जी, तो मुझे बताएं बाहर के मुल्क की सेल, बाहर के मुल्क की सैलरीज, दोनों मुल्कों की एडवर्टाइजमेंट, इस 5,000 को क्या किया था हमने? 7 लाख में से 7,000 माइनस किया था और इस 5,000 का थोड़ा सा डाल दिया था ऊपर और थोड़ा सा 5,000 का जो है वो इधर क्लासिफाई कर दिया था, दो टोटे करके। अब मैं इन चीजों के नाम लिखने लगा हूं। इस 7 लाख को मैं कह सकता हूं ग्रॉस, कि भाई इसमें खर्चे माइनस नहीं हुए, बोले हैं? अच्छा, इस 7,000 को मैं कह सकता हूं एक्सक्लूसिव खर्चा। एक्सक्लूसिव या कॉमन? एक्सक्लूसिव क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ इस इनकम के लिए किया है। और ये कौन सा खर्चा है? एक्सक्लूसिव है, कॉमन है? और कॉमन को एलोकेट करते हैं किस बेस पे एलोकेट करते हैं? रीजनेबल बेस पे या अन्यवा? रीजनेबल बेस पे एलोकेट करते हैं। और जो जवाब आता है इसे कहते हैं नेट फॉरेन सोर्स इनकम। तो बोले नेट और ग्रॉस में क्या फर्क है? नेट में खर्चे माइनस हुए होते हैं और ग्रॉस में खर्चे माइनस। अच्छा, खर्चे कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। नंबर 1, जो के खर्चे नहीं, वो वाले चीज छोड़ें, जो के खर्चे वाजे तौर पे पता है कि हमारी इनकम के लिए हैं या नहीं, और जो खर्चे वाजे तौर पे नहीं पता लेकिन उनको क्या करना पड़ा, दोनों में अपोर्शन करना पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे एक अजीब सी मिसाल है, देनी नहीं चाहिए। अब्बू जरा अंदाजा लगा रहे थे कौन सा बेटा कितना खर्चा करा रहा है, तो अब जो जिसकी स्कूल फीस होगी उसे तो कहा जाएगा एक्सक्लूसिवली, लेकिन जब बिरयानी पकेगी तो भाई आते ही जो है वो 2 बोटियां खा जाएगा ताकि गर्दन भाई के लिए बचे दूसरे। और जैसे ही खरबूजा कटेगा तो कटने से पहले फ्रिज में बाद में जाएगा, 10 पीस ये पहले ही खा के गायब कर चुका होगा मीठा समझ के, तो 10 पीस ये वहां से गायब कर देगा, पीछे 2 बचेंगे दूसरे भाई के लिए। तो वो जो खर्चा होगा वो अब्बू कहेंगे यार ये बड़ा ज्यादा खा रहा है, छोटा, वो रीजनेबल बेस पे एलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन जो जिसकी स्कूल फीस होगी वो वहीं पे माइनस होगी। तो सिमिलरली अगर मैं बताऊं आपको कि बाहर के मुल्क में मैंने कमाया कितना, 7 लाख, इसको क्या कहेंगे? ग्रॉस। और जिन खर्चों के बारे में वाज़ेह पता है कि बाहर के मुल्क के हैं उन्हें क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव, या सिर्फ और सिर्फ समझ लें, सिर्फ और सिर्फ बाहर के मुल्क के लिए किए। और जिन खर्चों के बारे में पता नहीं चल रहा बाहर के हैं या पाकिस्तान के हैं, उन्हें रीजनेबल बेस पे क्या करें? एलोकेट करें। लेकिन इनका नाम हमने रखा था कॉमन एक्सपेंडिचर। तो इट इज हाउ वी कैलकुलेट द नेट फॉरेन सोर्स इनकम। और न्यूमेरिकल के फेस पे कौन सी इनकम जाती है, ग्रॉस या नेट? नेट जाती है। आ जाए पेज 40 पे। बोतलें बिस्किट बेच के दुकानदार को कितने आए? 7 लाख। जो टॉमी रखा हुआ था नौकरी पे वहां पे, उसको कितने दिए? 7,000। जो टीवी पे ऐड चला वो 5,000 का था, 5,000 में से 3,500 यहां माइनस कर दिया, 1,500 पाकिस्तान वाले में से माइनस कर दिया। तो ये कट कटा के फॉरेन सोर्स इनकम बची आपकी। लिख लें, ग्रॉस, एक्सक्लूसिव, रीजनेबली एलोकेटेड और नेट फॉरेन सोर्स इनकम। भाई ये अच्छा, ये टेस्ट चेक करते हुए टीए भाई के पास एक टेस्ट आया है, द लैंड वुड बी डेप्रिशिएटेड
एंड वुड बी शोन इन SOCI। लैंड एप्रिशिएट होती है। चलें, हो गया जी, आगे चलें। अब पता चल गई नेट फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है। खर्चे जिसमें से माइनस हुए हों या करने हों, हुए हों या करने हो, हुए हों। ग्रॉस क्या होती है, जिसमें से भी खर्चे माइनस नहीं हुए। तो पढ़ें जी, नेट फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है। नेट फॉरेन सोर्स इनकम मींस द टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम लेस डिडक्शंस। चार्जेबल का क्या मतलब, ग्रॉस, लेस खर्चे। खर्चे कितने किस्म के, दो, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव वाले भी, और डेट कैन रीजनेबली बी एलोकेटेड। रीजनेबल एलोकेशन किन खर्चों में करनी पड़ती है, एक्सेलेंट, कॉमन खर्चों में। कॉमन खर्चों में रीजनेबल एलोकेशन करनी पड़ती है फॉर डिराइविंग इनकम, जो इनकम कमाने के लिए हुए हैं। तो अब मुझे आप बता दें कि पेज कौन सा था, 40, और उधर नेट फॉरेन सोर्स इनकम कितनी थी। ग्रॉस नहीं पूछ रहा, नेट। मैं ताकि आपको याद रहे नेट और ग्रॉस में फर्क क्या है। पेज 40 का रेफरेंस दे दें। तो नेट फॉरेन सोर्स इनकम की डेफिनेशन भी याद कर लें। इट मींस चार्जेबल अमाउंट लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सक्लूसिव एंड डेट कैन रीजनेबली बी एलोकेटेड। तो इनको माइनस कर दें तो ये नेट फॉरेन सोर्स इनकम आ जाएगी। अच्छा, पॉइंट 3 तो समझ आ जाएगा। पॉइंट 3 पढ़ लें। Where a taxpayer has foreign income under more than one head, calculation for each head shall be made separately. ऐसा ही है। Where he has income under more than one head, business भी, और the calculation shall be made separately. तो जितनी इनकम्स होंगी बाहर के मुल्क की, उतनी दफा टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन होगी। बिल्कुल, बाहर के मुल्क की बिजनेस इनकम अलग है, बाहर के मुल्क की कैपिटल गेन इनकम अलग है। तो जितने किस्म की इनकम्स होंगी उतनी दफा ही क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स क्रेडिट। अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी या इकट्ठी, अलग अलग। वेयर अ टैक्स पेयर हैज फॉरेन इनकम अंडर मोर देन वन हेड, कैलकुलेशन फॉर ईच हेड शैल बी मेड सेपरेटली। क्लियर, वो फिर देखेंगे हम। अच्छा, पॉइंट 4, हेड्स ऑफ इनकम बता दें। असल में ना 6 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस स्पेकुलेशन और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कौन सा बिजनेस है, जनरल स्टोर, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन बिजनेस की आपने अभी कोई मिसाल जिंदगी में शायद देखी ना हो। कोई सट्टेबाजी का बिजनेस है, इसकी मिसाल आपने देखी ना हो। इसकी मिसाल हम मसाला लगा के देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में, रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की मिसाल इंशाल्लाह हम स्पेकुलेशन के चैप्टर, बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे। पॉइंट 4 क्या कह रहा है, पॉइंट 4 कहते हैं अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर 3 इनकम्स कमाए, प्रॉपर्टी, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, तो आप तीनों की कैलकुलेशन इकट्ठी करोगे या 3 अलग अलग करोगे, 3 अलग अलग करोगे। तो कहना ये चाह रहे हैं बिजनेस के 2 हिस्से हैं, एक स्पेकुलेशन और एक। अच्छा, पॉइंट 4 पे अंग्रेजी उसने ऐसे क्यों नहीं लिखी कि कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स आर सेपरेट हेड्स, क्योंकि ये हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 4 में एक गलती आप कर सकते हैं, तो उसने एहतियातन बता दी। उसने क्या, ऊपर वाला रूल लगाते हुए, ऊपर वाला रूल क्या है कि हर हेड की कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। ऊपर वाला रूल लगाते हुए स्पेकुलेशन इज अ सेपरेट हेड, स्पेकुलेशन इज अ, देन इट मींस कि नॉन स्पेकुलेशन इज अ
अच्छा ये क्यों नहीं इसने कहा फॉर ऊपर वाली प्रोविजन कैपिटल गेन इज अ सेपरेट हेड देन अदर सोर्स? ये तो पता ही है हमें, ये तो पता ही है। तो फटा कहां हो सकता था? बिजनेस में। कि बिजनेस में आप कहते हैं शायद बिजनेस की दो ब्रांचेज हैं, कहते हैं बिजनेस की दो ब्रांचेज नहीं है, बिजनेस सिरे से ही दो अलग अलग हैं। एक स्पेकुलेशन कहा करेंगे, एक को तो हम समझते थे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये पॉइंट कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, इस पॉइंट के बनाने का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि वो कहना चाह रहा है हेड्स ऑफ इनकम भाइयों 5 नहीं है, हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 6। और कहते हैं एहतियातन मैं आपको बता रहा हूं किस बिजनेस को हमेशा जिंदगी में अलग रखना, स्पेक्यूलेशन बिजनेस को अलग रखना। ये क्यों नहीं कहा कि कैपिटल गेन द सोर्स को अलग रखना? वो ऑब्वियस सी बात है, वो होता ही अलग है। ठीक है।